नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 की NCERT मैथ की प्रश्नावली 3.5 का अध्ययन करेंगे। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि केवल अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी x और y के मान जब ज्ञात करने हैं जब अद्वितीय हल हो। ठीक है, तो चलिए प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है कि x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल 0। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि आप पेन और पेपर लेकर बैठिए और इस चीज़ को लिखिए कि अगर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 तब अद्वितीय हल होगा, यानी जो समीकरण दिया जाएगा उसका अद्वितीय हल होगा और केवल अद्वितीय हल पर ही हमें हल करना है। ठीक है, सॉल्व करने हैं क्वेश्चन को। और अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा तो उस समीकरण के अनेक हल होंगे और a1/a2 बराबर b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 तो उस समीकरण के कोई हल नहीं होंगे। अभी के लिए ये तीनों कंडीशंस हमें लगाकर समीकरण पर देखनी है और अगर अद्वितीय हल होता है समीकरण का तो हमें उसे वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। तो हमारा पहला समीकरण है x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ध्यान से समझिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि अगर कोई जैसे x हो या फिर y हो, अगर अकेला है तो उसे अकेला नहीं रहने देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये x है तो इसे हम अपनी तरफ से एक x लिख सकते हैं। कभी भी अकेला मत छोड़िएगा, वज्र गुणन विधि लगाना आपके लिए आसान होगा। ठीक है, पहली बात हमने यहाँ पर ये देखी कि चाहे x हो चाहे y हो, अगर उसके पास कोई अंक नहीं है तो हम उसमें अपनी तरफ से एक लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि ये जो x के आगे लिखा है ये a1 होता है और ये जो 3x यानी 3 इस वाले x के आगे जो 3 लिखा है ये a2 होता है। ठीक उसी प्रकार ये y के आगे जो -3 है ये b1 है और इस वाले y के आगे जो माइनस का 9 है ये b2 है और ये 3 जो है ये c1 है और ये 2 जो है ये c2 है। ये बातें मैंने आपको बताई थी पिछले प्रश्नावली में। अब देखिए हमें क्या करना है, a1/a2 इज इक्वल a1 का मान कितना भाई 1 और a2 का मान कितना 3, तो a1/a2 का मान आया है 1/3 कामा b1/b2, b1 का मान कितना माइनस का 3 और b2 का मान कितना माइनस का 9 कामा c1/c2, c1 का मान कितना -3 और c2 का मान कितना माइनस का 2। सॉल्व करते हैं तो ये 1/3 है, ये भी कट जाएगा। देखिए अगर इसको काटा जाए तो 3 × 9 3 और 3 × 9 और माइनस से माइनस कट जाएगा यानी 1/3 आ जाएगा और यहाँ पे ये माइनस से माइनस कट जाएगा लेकिन 3/2 आएगा। बात यहाँ पे ये है कि हम देख रहे हैं कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 के है लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जब a1/a2 बराबर b1/b2 और ये दोनों बराबर ना हो c1/c2 के तो उस समीकरण के कोई हल नहीं होते। हम लिख देंगे अतः समीकरण के कोई हल नहीं होंगे। ठीक है, और इसके बाद हम इसे छोड़ देंगे क्योंकि इसके आगे सॉल्व करना ही नहीं है। दूसरा समीकरण है 2x + y इज इक्वल टू 5, 3x + 2y इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी भी राइट साइड में कोई अंक नहीं छोड़ना, हमेशा राइट साइड में 0 होना चाहिए। अब 0 कैसे होगा, कुछ नहीं, जो हमारा पहला समीकरण है ये जो 2x है प्लस y है, इस 5 को इधर ले आइए तो हो जाएगा, प्लस का था तो माइनस और उधर बचेगा 0।
फिर से 2x प्लस 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 था। हमने क्या किया, 2x को 2x लिख लिया, y को y लिख लिया, और जो ये 5 था इसको समीकरण के इस तरफ लाए तो ये प्लस का -5 हो गया और इस तरफ बच गया 0। ठीक है, ठीक इसी प्रकार इस दूसरे वाले समीकरण में 3x लिखेंगे प्लस 2y लिखेंगे और 8 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का 8 हो जाएगा, इधर बचेगा 0। ठीक है, अब इस वाले समीकरण से हमें कोई मतलब नहीं, ऊपर वाले से, नीचे वाले से मतलब है। दूसरी बात हमने कही थी कि अगर या तो x अकेला हो या फिर y, तो किसी को अकेला नहीं रखना, हम अपनी तरफ से 1 लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 y लिख दे रहे हैं क्योंकि y अकेला था। अब सबसे पहले देखते हैं कि इसके अनेक हल होंगे, कोई हल नहीं होगा कि आदितीय हल होंगे। तो देखिए सबसे पहले a1 अपान a2, a1 कितना 2, a2 कितना 3, कामा b1 अपान b2, b1 कितना है 1 है, y के आगे 1 ही तो लिखा है, और b2 कितना है 2, कामा c1 अपान c2, तो c1 कितना है -5 और c2 कितना है -8। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि हम देख रहे हैं कि a1 अपान a2 का मान है 2/3 और b1 अपान b2 का मान है 1/2। इसका मतलब a1 अपान a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, यानी ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हैं। और जब a1 अपान a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 तो उस समीकरण के अद्वितीय हल होते हैं। तो हम लिखेंगे अतः इस समीकरण के अद्वितीय हल होंगे, और जब समीकरण के अद्वितीय हल हैं तो इसे वज्र गुणन विधि से हल करना होगा। हम लिखेंगे वज्र गुणन विधि से हल करने पर। ध्यान से समझिएगा भैया, बहुत ज़्यादा आसान होता है वज्र गुणन विधि लगाना। देखिए सबसे पहले आप लिखिए x, ठीक है, फिर आप लिखिए y और फिर आप लिखिए 1। कुछ भी नहीं करना, मेरी तरह से ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले लिखिए x, फिर लिखिए y और फिर लिखिए 1। फिर एक सूत्र याद कर लीजिए। सूत्र क्या है, मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ ताकि हमें याद रहे। सूत्र है, ये हमारा सूत्र है, बीच आगे पीछे बीच। ठीक है, देखिए हमने x लिखा सबसे पहले, ध्यान से समझिएगा, वज्र गुणन विधि बहुत ज़्यादा आसान होती है, बस समझने का फेर होता है। देखिए सबसे पहले x लिखिए, फिर y लिखिए, फिर 1 लिखिए, फिर आप सूत्र लगाइए बीच। देखिए यहाँ पे ये जो बीच है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये जो समीकरण है इसके बीच का अंक, तो इस समीकरण के बीच का अंक क्या है 1y, और दूसरे वाले समीकरण के बीच का अंक क्या है 2y। तो हम लिखेंगे y को छोड़ देंगे, अंक को लिखना है, तो हम लिखेंगे बीच, यानी 1 2, तो हम लिखेंगे 1 और दूसरी लाइन में थोड़ा सा गैप देके 2। ठीक है, तो बीच लिख लिया, और बीच के आगे चलेंगे तो हमें मिलेगा -5 और -8, तो हम लिखेंगे -5 -8। बीच के बाद आगे और फिर बीच के पीछे, यानी बीच आगे पीछे, पीछे क्या है 2/3, तो हम लिखेंगे 2/3, और फिर बीच आगे पीछे बीच में क्या है 1/2, तो हम लिखेंगे 1/2। फिर से समझिए आराम से, सूत्र होता है बीच, यानी बीच में जो है उसको लिखिए, फिर बीच के आगे जो है उसको लिखिए, फिर बीच के पीछे जो है उसको लिखिए, और फिर से बीच को लिखिए। ठीक है, बीच आगे पीछे बीच आगे पीछे बीच। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले बीच में जो है उसको लिखना है, फिर बीच के आगे जो है उसको लिखना है, फिर ये देखिए पीछे, यानी बीच के जो पीछे है उसको लिखना है, और फिर बीच में जो है उसको फिर से लिख देना है, यानी बीच आगे पीछे बीच। समझ में आई बात? अब देखिए फिर से आराम से, हमने x लिखा था, y लिखा था, 1 लिखा था ना। अब हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे फिर से x। अब हम करेंगे गुणा कैसे करेंगे, ये जो 1 है इसका -8 में, तो भाई हम -8 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 8 × 9 8, यानी -8। फिर लगाएंगे माइनस, ठीक है, और उसके बाद ये जो 5 है इसका करेंगे 2 में गुणा, तो 5 दूना 10, लेकिन माइनस का 10, फिर करेंगे बराबर। ठीक है, फिर से समझिए,
-8 का गुणा करेंगे 1 में, उसके बाद लगाएंगे माइनस, फिर 2 का गुणा करेंगे 5 में, ठीक है, और फिर लगाएंगे बराबर, फिर लिखेंगे y बटे -5 का गुणा करेंगे 3 में, ठीक है, -5 का 3 में, तो 5 तियाँ 15, लेकिन माइनस का, फिर माइनस लगाया, 8 दूनी 16, लेकिन माइनस का 16, और फिर लगाएंगे बराबर, ये 1 है। अब 2 का गुणा 2 में, तो हम लिखेंगे 1 बटा 2 दूनी 4, और 3 का गुणा करेंगे 1 में, लेकिन उससे पहले माइनस, तो 3 × 9 3। ध्यान से समझिए फिर से, ये यक्स है, और जैसे ही यक्स आएगा तो ये अपने पास के इन चारों अंकों को ले लेगा, ठीक है। तो 1 का गुणा -8 में, और 5 का गुणा 2 में। फिर जैसे y के पास जाएंगे तो y के लिए ये 4 अंक हो जाएंगे, तो आगे वाला अंक यानी 5 का गुणा 3 में, और इस 2 का गुणा -8 में। फिर जैसे 1 के पास जाएंगे तो 1 के लिए ये 4 अंक हो जाएंगे, ठीक है। और जब ये 4 अंक हो जाएंगे तो 2 का गुणा 2 में और 1 का गुणा 3 में, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि सभी के बीच में माइनस रहेगा। आगे चलेंगे अगर, तो यक्स बटा ये माइनस का 8 है, और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 10 इज इक्वल वाई, ये माइनस का 15 है, और ये अंदर जाएगा तो ये प्लस का 16 हो जाएगा, बराबर 1, और 4 में से 3 जाएगा तो 1, यानी 1 बटा 1। इस तरह से यक्स बटा -8 10 गया, 2 आया, बराबर वाई 15 में से 16 गया, यानी 1 बचेगा, और 1 बटा 1। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि -8 में से 10 गया तो प्लस का 2, और ये 16 में से 15 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 1 बटा 1 हमारे पास पहले से था। तो ये हमें मान प्राप्त हो चुका है। अब यक्स और वाई का मान निकालना है, तो एक बार हम लिखेंगे यक्स बटा 2, और ये लास्ट वाला बराबर 1 बटा 1, और बीच में ऐसे लाइन खींच दीजिए जिससे पता चले कि हमने अलग किया है। दोबारा लिखेंगे y बटा 1 बराबर 1 बटा 1। ध्यान से समझिए कि एक बार x बटा 2 के साथ इसको ले लेंगे, और एक बार y बटा 1 के साथ यानी इसको ले लेंगे, ठीक है। यानी इन दोनों के साथ इसको अलग अलग ले लेना है। अब देखिए यक्स बटा 2 है, तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 9 2, यक्स बराबर 2। पूछे कैसे आया कि यक्स का गुणा किया 1 में तो यक्स × 9 में यक्स यानी 1 ही आएगा, और 2 का गुणा किया 1 में तो 2 × 9 2 यानी 2 आ गया। फिर से यक्स का गुणा किया 1 में तो यक्स आया, और 2 का गुणा किया 1 में तो 2 आया, यानी यक्स का मान हमें 2 प्राप्त हुआ। इसी तरह से y का गुणा करेंगे 1 में तो y आएगा, बराबर 1 का गुणा करेंगे 1 में तो 1 आएगा, यानी x का मान 2 y का मान 1। एक बार फिर से समझते हैं। सबसे पहले आपको जो समीकरण दिया गया है उसमें a1/a2 b1/b2 c1/c2 आपको लगाकर ये देखना है कि इसके अनेक हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, या फिर अद्वितीय हल होंगे। और जब अद्वितीय हल होंगे आए तभी आपको वज्र गुणन विधि लगानी है। तो हमने देखा कि ये a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसलिए इस समीकरण के अद्वितीय हल होंगे। और वज्र गुणनखंड विधि कहती है कि सबसे पहले आप यक्स लिखिए, फिर आप y लिखिए, और फिर 1 लिखिए, ठीक है, और फिर आप सूत्र लगाइए बीच आगे पीछे बीच, यानी समीकरण के बीच में जो अंक दिए हैं पहले उनको लिखिए, फिर उनके आगे जो अंक है उसको लिखिए। तो देखिए 1/2 हमने पहले लिखा, फिर हमने बीच के आगे 5/8 लिखा, फिर बीच के पीछे तो हमने 2/3 लिखा, और फिर बीच यानी 1/2 लिखा। और उसके बाद क्या करना है कि यक्स को लीजिए, और यक्स के लिए ये 4 अंक निर्धारित हो जाते हैं, ठीक है। तो यक्स बटे 1 का गुणा 8 में और 2 का गुणा 5 में। ध्यान रखने वाली बात है, 1 का गुणा 8 में करेंगे तो फिर माइनस लगाएंगे, फिर इसका गुणा करेंगे इसमें, फिर आगे चलेंगे बराबर करके, तो y को लेंगे तो y के लिए ये 4 अंक निर्धारित हो गए। तो पहला अंक 5 हो गया, तो 5 का गुणा 3 में, उसके बाद माइनस लगाएंगे 8 का गुणा 2 में, फिर आगे चलेंगे तो 1 के लिए ये 4 अंक निर्धारित हो गए, तो 2 का अंक यानी 2 का गुणा 2 में, फिर माइनस लगाएंगे, और 3 × 9 3, ठीक है। आगे चलेंगे, इसको हल करके लिखेंगे यक्स बटा 2 बराबर y बटा 1, और बराबर 1/1 आएगा। फिर एक बार यक्स के साथ इसको यानी यक्स बटे 2 के साथ
1/1 को ले लेंगे और एक बार y/1 के साथ 1/1 को ले लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे तो हमें x का मान और y का मान मिल जाएगा। तो अगला समीकरण दिया है 3x - 5y = 20 और 6x - 10y = 40। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इधर लाएंगे, जीरो करेंगे तो ये हो जाएगा 3x - 5y, 20 को इधर लाएंगे तो -20 और बचेगा 0। फिर 6x - 10y, इसको इधर लाएंगे तो ये बचेगा -40 और = 0। सूत्र लगाते हैं, a1/a2, a1 का मान 3, a2 का मान 6, कामा b1/b2, b1 का मान -5, b2 का मान -10, कामा c1/c2, c1 का मान -20, c2 का मान -40। देखिए ये 3 कटेगा, कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस से माइनस कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, माइनस से माइनस कट गया 20 यानी 2/4 यानी 20/40 है तो 20 एकम 20, 20 दूना 40। हम देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, सभी का मान 1/2 1/2 1/2 आया है। तो ऐसी कंडीशन जब हो कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो क्या करते हैं, ये बीच वाला a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो इस समीकरण के अनेक हल होंगे। अब लिख देंगे इसको, अतः इस समीकरण के अनेक हल होंगे और जब अनेक हल होंगे तो हमें सॉल्व नहीं करना है। प्रश्न है चौथा, x - 3y - 7 = 0, 3x - 3y - 15 = 0। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले a1/a2 देखते हैं। जब यहाँ पे x अकेला है तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि x में 1 लिख देंगे ताकि हमें अगर वज्र गुणन लगाना पड़े तो आसान रहे। तो यहाँ पे a1 का मान कितना है, 1 है, a2 का मान कितना है, 3 है, कामा b1/b2, b1/b2, b1 का मान कितना है, -3, b2 का मान कितना है, -3, माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3 यानी 1/1। आप देख सकते हैं कि ना तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। आप चाहें तो c वाला भी लिख सकते हैं, c1/c2 करके लिखेंगे तो वो आ जाएगा -7/15। ठीक है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। जब यहाँ पे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ गया तो हम सीधा यहीं से देख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो उस समीकरण के अद्वितीय हल होंगे, अतः समीकरण के अद्वितीय हल होंगे। अब हमें वज्र गुणन विधि लगानी है। हम लिखेंगे वज्र गुणन विधि से हल करने पर। हम एक बार फिर से समीकरण को लिख लेते हैं ताकि दिखाई दे। देखिए हमने यहाँ पे फिर से समीकरण को लिख लिया है ताकि कैमरे में दिखाई दे, लेकिन आप नहीं लिखेंगे। वज्र गुणन विधि से हल करने पर आप इस समीकरण को नहीं लिखेंगे, आप सीधा लिखेंगे एक जगह पर x, एक जगह पर y और एक जगह पर 1। इसे एक बार खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज कर दीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। फिर उसके बाद सूत्र होता है बीच, आगे, पीछे, बीच। तो बीच में क्या है, 3/3। हमेशा ध्यान देना है कि चिन्ह के साथ लेना है। तो -3 ये हो गया बीच, -3 फिर ले गया -3। बीच के आगे, तो बीच के आगे -7/15, -7 - 15। ठीक है, बीच आगे पीछे, यानी बीच के पीछे क्या है, 1/3। तो हम लिखेंगे 1/3 यानी सॉरी 1 और 3। तो बीच आगे पीछे बीच, बीच में क्या है, -3 और -3। ठीक है, यानी बीच आगे पीछे बीच। मेरे साथ बोलिए, बीच आगे पीछे बीच। अब हल करेंगे तो x है, तो x के लिए ये चारों हैं। ठीक है, तो x/3 का 15 में गुणा करेंगे तो माइनस का गुणा माइनस से, तो माइनस माइनस प्लस होता है और 15 3 45 ये आ जाएगा, प्लस का 45 फिर लगाएंगे माइनस, और माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है और 7 3 21। ठीक है, फिर बराबर, अब y लिखेंगे, y के लिए ये चारों हो गए तो 7 3 21, लेकिन माइनस में फिर माइनस ब्रैकेट लगाएंगे, 15 एकम 15। ठीक है, बराबर 1/, अब 1 के लिए ये चारों हो गए तो 1 3 3 -3 फिर माइनस ब्रैकेट लगाएंगे, 3 त्रिका 9 लेकिन माइनस में। ठीक है, इतना समझ में आया। हल करते हैं, इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा x/45 और माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 21 इज इक्वल टू
वाई अपान माइनस का 21 और माइनस माइनस प्लस 15, क्योंकि ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर 1 बटा ये माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस 9। आसान था। देखिए यक्स अपान 45 में से 21 जाएगा तो 5 में से 1 गया तो भाई बच गया 4 और 2 में से 2 गया तो 2, यानी 24 बराबर 21 में से 15 जाएगा, सॉरी 21 में से 15 जाएगा तो y अपान 5 का नंबर 5 यानी ये आ जाएगा 6, लेकिन माइनस में, ठीक है, और बराबर 9 में से 3 जाएगा तो 1 बटा 6 हमें मिल जाएगा इस तरह से। तो ये हमें मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक बार x बटे 24 के साथ 1 बटे 6 को लिखेंगे, तो x बटे 24 बराबर 1 बटे 6, और एक बार y वाले के साथ, यानी y बटे माइनस 6 बराबर 1 बटे 6। पहले इसको हल करते हैं, तो ये 24 का गुणा 1 में होगा, देखिए, और x का गुणा 6 में होगा, तो ये हो जाएगा 6x बराबर 24 से 1 में गुणा करेंगे तो 24x बराबर, यहाँ पे गुणे में था ना, इधर जाएगा तो भाग 24 बटे 6, 6 चौका 24, यानी x बराबर 4। हमें x का मान मिल गया। y का मान लेते हैं, माइनस 6 से 1 में गुणा होगा और y से 6 में गुणा होगा, तो 6 से y किया तो 6y, और माइनस इधर हो गया 1 से गुणा तो माइनस 6। y को फ्री करेंगे तो ये माइनस का 6 अपान 6, 6 का नम 6, यानी y का मान आएगा माइनस का 1। इस तरह से हमने x और y का मान ज्ञात कर लिया। दूसरा प्रश्न हम अगले वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। एक बात और, मैथ की क्लासेस रेगुलर आएंगी और सितंबर से पहले आपका NCERT मैथ कंप्लीट होगा, तो तैयार रहिए। पूरी तरह से टेस्ट भी लेने की तैयारी हम कर रहे हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।